आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज। हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इकट्ठा करा है। तो आप एक एक करके क्वेश्चंस को देखो और आंसर करते जाओ चैट बॉक्स में। ये पहला सवाल है वेरिएबल पे। वेरिएबल हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अ वेरिएबल दैट इज अ कॉजल इम्पैक्ट। कॉजल जिसका कारण प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंपाउंडिंग, एक्सट्रेनियस। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, भ्रामक चर, बाहरी चर। सेकंड, गुलाम मुस्तफा का कहना है कि इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉजल इम्पैक्ट। और कोई आंसर दो। फर्स्ट, सानिया का कहना है फर्स्ट होगा। एनीवन एल्स? तो करेक्ट आंसर थर्ड है। कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल दोनों मैंने आपको बताया था। कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है ये रहा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है बाहर से जो कि इस पर भी असर डाल सकता है और इस पर भी असर डाल सकता है ना? और असर कर जाता है तो वो होता है कंफाउंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च। थ्रेट्स जो होते हैं वो इंटरनल वैलिडिटी पे भी थ्रेट होते हैं, आंतरिक और एक्सटर्नल, बाहरी। पहले इसका आंसर दो फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हिंदी में नहीं है ट्रांसलेटेड। आंतरिक वैधता के लिए खतरों की पहचान। क्या क्या होता है इंटरनल वैलिडिटी? जो आंतरिक वैधता है उसको किस किस चीज से खतरा होता है रिसर्च में? फोर्थ, ए बी सी। बताओ तान्या क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। तो थ्रेट दो प्रकार के होते हैं। जो खतरा होता है किसी भी रिसर्च वर्क को, दो तरह का होता है। एक होगा आंतरिक, जिसको कहते हैं इंटरनल, और एक होता है बाहरी जो कि है एक्सटर्नल। ठीक है। अब देखो इंटरनल में क्या क्या होता है यहाँ पे समझते जाओ, आप लोग नोट्स ले सकते हो। एक तो होगा हिस्ट्री, जो इतिहास है वो। ठीक। उसके बाद है मैचुरेशन, ये कितना परिपक्व है जो रिसर्च चल रहा है उसके अंदर का वेरिएबल। हिस्ट्री हो गया, मैचुरेशन हो गया। फिर एक होगा स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, मतलब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
फिर है सिलेक्शन, जो आप सैंपल चूज करते अपने स्टडी के लिए, तो सिलेक्शन चुनाव करते हो, वो भी एक थ्रेट है। फिर है एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, मतलब जो पार्टिसिपेंट आपके रिसर्च में सहयोग दे रहा है, मान लो वो मना कर दे आधे रास्ते में, 2 दिन रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, तीसरा दिन मना कर दे, तो ये हो जाता है थ्रेट। फिर है टेस्टिंग, कि जो आप हमने आपको बताया था कि हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस का, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो टेस्टिंग का भी इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करने में। ठीक है, तो इंटरनल में क्या क्या आपको दिख रहा था वहां पे? हिस्ट्री, मैच्यूरेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग, सिलेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। और था मोर्टेलिटी, कि पार्टिसिपेंट ही आधे रास्ते के रिसर्च के आधे रास्ते में निकल पड़े। ठीक है, और एक्सटर्नल में फिर क्या है? एक्सटर्नल में दो ही तरह का होगा मोस्टली। नहीं, इसमें भी अच्छा वैलिडिटी इसमें देखते हैं, दो तरीके से चेक करते हैं एक्सटर्नल में। एक होता है पॉपुलेशन वैलिडिटी और एक होता है इकोलॉजिकल, ये दो वैलिडिटी है। पॉपुलेशन वैलिडिटी क्या होता है, कि जो आप सैंपल पॉपुलेशन से ड्रॉ करोगे, तो जितना बड़ा आपका पॉपुलेशन होगा, आप उतना अच्छा सैंपल वहां से पिक कर सकते हो। इकोलॉजिकल वैलिडिटी होता है कि जो भी चीजें आपने आउटकम या रिजल्ट जो आपका आया रिसर्च के बाद, आप उसको कितने बड़े लेवल पर अप्लाई कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके थ्रेड्स को देखना है हमें। एक है टेस्टिंग, जो कि आपको इंटरनल में भी दिख रहा था। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, जो आपकी रिसर्च में हिस्सा ले रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसको पता है कि वो एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहा है, तो हो सकता है वो सही तरीके से जो आपको डेटा चाहिए वो आपको ना दे। ठीक है, तो ये था थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। क्लियर है? जी। इसको आपको रट के रखना है कि आंतरिक में क्या क्या आता है और एक्सटर्नल में क्या आता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉपुलेशन, जहां से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, और दूसरा है इकोलॉजिकल। इसका दो है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा है इकोलॉजिकल। पॉपुलेशन मतलब जो आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन रहेगी, आप उतना अच्छा सैंपल पिक करोगे। इकोलॉजिकल है कि जो भी आपका रिसर्च का रिजल्ट है या आउटकम है, आप उसको कितने बड़े लेवल पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब जनरलाइज कर सकते हो, मतलब कि सामान्यकरण कर सकते हो। हमने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है एट द एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वैधता की अवधारणा को एकल प्रस्ताव पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कथन है, सत्य की अवधारणा को तर्कों पर लागू नहीं किया जा सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रोपोजिशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्ग्यूमेंट्स। मैंने आपको जो क्लासेस दी थी
लॉजिकल रीजनिंग में भी एक क्लास होगी प्रोपोजिशंस और आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्रोपोजिशंस है उसको जो कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी, आप एक प्रोपोजिशन पे अप्लाई कर सकते हो या एक से ज्यादा। और जो सच्चाई की बात करते हैं, सत्यता की बात, क्या वो आप किसी भी आर्गुमेंट्स पे, तर्कों पर लागू कर सकते हो या नहीं। सेकंड, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी है आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो प्रोपोजिशन पे। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ है आप उसको आर्ग्यूमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों ये आपस में वैलिडिटी, वैलिडिटी इसके साथ जाएगा और ट्रूथ वाला इसके साथ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, प्रोपोजिशन ट्रू होते हैं हमेशा। हम प्रोपोजिशन को ट्रू मानकर ही डिडक्टिव इन्फरेंस लगाते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से गैर संभाव्यता मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको अच्छे से क्लास 2 क्लास करके बताए हैं, नहीं एक ही क्लास में हो गए थे ये वाले सैंपलिंग के 2 क्लास है। यस, तो बताओ, सिंपल रैंडम सैंपल, कोटा, सिस्टमेटिक, स्नोबॉल। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, नॉन प्रोबेबिलिटी। सिंपल रैंडम तो नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी सैंपल है। ए निकाल दो, ए यहां से निकल गया। फिर सिस्टमेटिक भी नहीं होगा, सी हटा दो, सी हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर, बी एंड डी। कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग किसके अंदर आएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैंपलिंग के अंदर। गलत हो रहे हैं आप लोग के सवाल, आप लोग के आंसर। आप तो या तो पीपीटी देखो या वीडियो देख के आओ, जो भी दोनों में सही लग रहा है वो करके फिर क्वेश्चंस बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था कि आंतरिक वैधता के लिए थ्रेड क्या क्या है। देखो ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पीवाईक्यूज में, इंपॉर्टेंट है। थ्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च, इजी है। थर्ड, ओके, गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है, एनीवन एल्स। सी डी ई, ओके फाइन। सोनम आज तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, आंसर करो। नरगिस, या सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया, ये तीनों के तीनों किसमें आ जाएंगे, आंतरिक वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, qualitative data are powerful because they are collected from very sensitive social, historical and temporal context. गुणात्मक डेटा शक्तिशाली है क्योंकि वो बेहद संवेदनशील, सामाजिक, ऐतिहासिक और लौकिक संदर्भ से एकत्र किया जाता है। कथन दूसरा है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी कैन नॉट बी completely removed from the qualitative data. गुणात्मक डेटा से संदर्भ संवेदनशीलता को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। मतलब कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो वो किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कलेक्ट करते हो। तो ये कह रही है कि जो क्वालिटेटिव डेटा है तो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट की सेंसिटिविटी को खत्म नहीं कर सकते हैं। अब आप बताओ इसके आंसर क्या होंगे, सभी लोग आंसर दो। थर्ड, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ओके, कोई और आंसर दो। दोनों सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। देखो क्या है यहाँ पर, पहला तो सब सही कह रहे हो आप लोग कि क्वालिटेटिव डेटा जो है वो पावरफुल है क्योंकि
आप उसको कलेक्ट करते हो सोशल, हिस्टोरिकल, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट से, है ना। तो वहां पर जो संदर्भ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, आपके क्या रिसर्च क्वेश्चन है, आपका क्या संदर्भ है। तो जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। बहुत इजी, यहाँ पर देखो ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट मेंशन्ड है, यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। फेनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, दृश्य पंचशास्त्र, निर्जाति वर्णन, निर्वंश विज्ञान, प्रतीकात्मक, अंततः क्रियावाद। कौन किससे एसोसिएटेड है आपको ये करना है। मैच करो इनको, ये भी पीवाईक्यू है। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ। फेनोमेनोलॉजी एसोसिएटेड है फिलोसफी से, एथनोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी सोशियोलॉजी से। एथनोग्राफी मैंने आपको रिसर्च में बताया था, टाइप्स ऑफ रिसर्च में, कि आप जहाँ पे रिसर्च कर रहे हो उसी एरिया में जाके आप वहीं पर रहने लगते हो। मान लो आप किसी ट्राइबल सोसाइटी पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप ट्राइब के साथ रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू लोगे, जो भी आप उनके साथ ही रहते हो, तो वो होता है इथनोग्राफी। तो इथनोग्राफी एसोसिएटेड है किस डिसिप्लिन से, एंथ्रोपोलॉजी से। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है सोशल साइकोलॉजी थ्योरी की। और सोशियोलॉजी में जो रिसर्च मेथड अप्लाई करते हैं वो है एथनो मेथोडोलॉजी, सोसाइटी को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are the sources of threat to external validity? ओके, बाहरी वैधता के लिए खतरे का स्रोत। ये है हॉथॉर्न इफेक्ट। ये सिमिलर है। चलो इसको आंसर दो, तीन ही करेक्ट ऑप्शन है। थ्रेट किस किस चीज से हो सकता है, ए बी डी, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक से, नोवेलिटी से। हम्म, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ही। जो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक, जो आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। जो भी स्टिमुलस है, मतलब जिस चीज को आप लेके रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपके वेरिएबल्स है, उससे भी असर पड़ेगा। और रिएक्टिविटी ऑफ द असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल साइजेस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च वैरी बाय टेक्निक एंड जनरली स्मॉल। जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान, उसमें जो सैंपल की साइज होती है वो जनरली स्मॉल होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलो इसके आंसर बताओ। देखो इन्होंने दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च की क्वालिटी प्लस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दो टॉपिक को एक क्वेश्चन में डाल दिया है और दोनों इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट, ओके, फोर्थ। So the correct answer is first.
देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें क्वांटिटी नहीं होता है, राइट? क्वालिटी मतलब अलग अलग चीजों पर आप डेटा कलेक्ट करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो भी क्वालिटी हो सकती है किसी भी चीज का। तो ये बहुत ही टायरिंग होता है और हेक्टिक होता है। इस कारण से ये छोटा, हमेशा सैंपल साइज जो होता है इसके छोटे होते हैं, और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्नोबॉल सैम्पलिंग एक एग्जाम्पल देते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप दो तीन लोग के पास गए, फिर ये रेफर कर देंगे आपको किसी और के पास डेटा कलेक्ट करने के लिए, फिर ये आपको रेफर कर देंगे किसी और के पास। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्वियसली अपने आप में बहुत छोटा सैंपल होता जाएगा। फिर ये किसी तीन लोग को कर देंगे, फिर ये किसी एक को कर देंगे, ये किसी दो को कर देंगे। तो ये क्या है, सैंपल साइज आपका छोटा हो रहा है, और जनरली क्या है, वैरी भी कर रहा है। अलग अलग लोगों से आप मिलते जा रहे हो, टेक्निक्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हमने यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल लिया, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज आर, अनुदैर्ध्य अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या है? लिमिटेड रिजल्ट। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज क्या होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, कंटिन्यूअस। 2 महीना रिसर्च किया, फिर आप फिर निकल गए 2 महीने बाद, फिर डेटा कलेक्ट करना चाहिए, लंबे समय तक चलता रहता है। तो इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, लक्षण क्या क्या है? लिमिटेड रिजल्ट देता है, डू नॉट नीड हेवी इन्वेस्टमेंट, जिसमें ज्यादा पैसे खर्चे की जरूरत नहीं है, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है, अलाउ इंसाइट इन द टाइम ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उसमें वो आपको चर के समय क्रम में अंतर्दृष्टि जो की अनुमति देता है। जो भी वेरिएबल्स है वो अलग अलग टाइम ऑर्डर पे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, आप इसको समझ सकते हो। फोकस ऑन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। आंसर दिस। आप कॉमन सेंस में भी लगा सकते हो कि जो अनुदैर्ध्य अध्ययन है, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज है, उसमें क्या क्या हो सकता है। थर्ड, CDE। देखो, लिमिटेड रिजल्ट तो नहीं होगा, ये निगेटिव पॉइंट है। इतना लंबा समय तक चलेगा तो रिजल्ट लिमिटेड कैसे होगा? रिजल्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन चला गया। सी करेक्ट है, डी और डी करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। अब हमारे पास बी और ई बच गया। अब इतना लंबा समय तक चलेगा, इसका मतलब इसमें पैसे भी बहुत खर्चे होंगे, है ना? तो बी भी निकल गया, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। हाँ, देखो कितना सिंपल बन गया ना ये। अगला सवाल है, a research question should have some connection with an existing theory or research। जो भी आपके रिसर्च के सवाल है, जो आपके शोध के प्रश्न है, उसका कोई ना कोई संबंध होना चाहिए जो पहले ऑलरेडी सिद्धांत या फिर शोध हो चुकी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उससे रिलेटेड चीज पे। क्योंकि कारण क्या है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो। क्योंकि जो भी आप सवाल फ्रेम करते हो अपने शोध के लिए, वो या तो बहुत विस्तृत होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, या फिर बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो होना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? सही है तो क्या उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन भी है, assertion और रीजन में? एक शोध प्रश्न का मौजूदा सिद्धांत या शोध के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे कारण है, तो आप कैसे सो कंटिन्यू करोगे पढ़ना? क्योंकि तैयार किया गया शोध प्रश्न या तो बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण होना चाहिए। अब आपने इन दोनों असर्शन और रीजन, अभिकथन कारण को जोड़ के आप पढ़ा है, अब आप बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, तो पहला वाला कथन सही है और ये गलत है। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं कि बहुत व्यापक हो या बहुत नैरो हो। वो डिपेंड करता है रिसर्चर पे कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या उद्देश्य है, वो किस तरह का रिसर्च करना चाहता है, उसके पास कितना टाइम पीरियड है, उसके पास कितनी फंडिंग है, वो उसी अनुसार अपने रिसर्च को कर पाएंगे, है ना?
तो दूसरा कथन गलत हो गया, सॉरी, कारण रीजनिंग गलत हो गया, और असर्शन जो है वो सही है कि आप जो भी रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो वो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, आप उसको पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, गैप देखते हो, है ना, कि यहाँ पे गैप रह गया, फिर उसी गैप को आप फिल करते हो अपने नए रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू, आप हाइपोथेसिस बनाते हो, परिकल्पना करते हो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following reliability techniques are used in qualitative research? आंसर दो इसका। हार्ड, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज वन, ये डायाक्रॉनिक, क्यूबोटिक और सिंक्रोनिक, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। हम्म। इसमें दो प्रकार के रिसर्च है, एक है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव है और जो क्वालिटेटिव का, ये आपको दिख रहा है तीन। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव में टेस्ट होते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिलायबिलिटी को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड? केस स्टडी मेथड मैंने आपको पढ़ाया है, अब आप बताओ इनमें से कौन सा केस स्टडी विधि के लिए आवश्यक है, आवश्यक विशेषताएं हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? फर्स्ट, सोनम देखो, जहां पर भी तुम्हें नकारात्मक दिख रहा है ना, उसको निकाल दो, ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब देखो ये बच गया, सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। अब बी और ई में आप चेक करो कि कौन सा करेक्ट होगा।
हम्म। थर्ड। ओके। यस, करेक्ट आंसर इज थर्ड। केस स्टडी मेथड है ना, इंडक्टिव होता है नेचर में। दो तरह की चीजें आपको बताया हमने, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जो केस स्टडी मेथड होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव मतलब क्या होता है, जो अलग अलग पर्टिकुलर चीजें हैं उन सबको आप ऑब्जर्व करके बड़ा सा आप एक जनरलाइज करने की कोशिश करते हो। तो केस स्टडी में क्या, एक केस स्टडी 1 लिया, केस स्टडी 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। अब इसमें जो भी कॉमन पैटर्न है, जो भी चीजें आपको दिख रही है समान, आप उसको क्या करोगे, इकट्ठा करके एक जनरलाइज आउटपुट देने की कोशिश करोगे। तो केस स्टडी क्या होता है, पार्टिकुलरिस्टिक, विशेषवाद, अलग अलग केस के अलग अलग विशेष होगा। डिस्क्रिप्टिव, आप उसको डिस्क्राइब करोगे। और इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज इम्प्रेशनिस्टिक एंड सब्जेक्टिव। जो गुणात्मक शोध है वो प्रभाववादी है और व्यक्ति परक है। दूसरा कथन है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज अ हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स। जो मात्रात्मक अनुसंधान है उसमें आपके पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि आपका जो कंक्लूजन आया है रिसर्च करने के बाद आप उसका सामान्यकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताओ इसके आंसर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सोनम ने कहा है कि दोनों सही है, ठीक है। और कोई, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, या, तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दोनों सही है। तो जो क्वालिटेटिव है वो रिसर्चर के विवेक पर है कि वो कौन सा सैम्पलिंग मेथड उठाएगा, वो किस तरह के सैंपल्स ड्रॉ करेगा, वो सब उस पे है। क्वांटिटेटिव में है कि आप डेटा के साथ खेलते हो, और जब आप बहुत डेटा कलेक्ट करके आप जब रिसर्च करके कंक्लूजन निकालोगे तो आपको एक बड़े लेवल पर आप उसको जनरलाइज कर सकते हो कि हाँ ये चीजें हैं, ये फाइंडिंग्स है, और ये एक बड़े स्तर पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल है, गुणात्मक अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं की निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव स्टडी। गैर पक्षपातपूर्ण, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसपेरेंसी, एंथुजियाज्म। एक ही बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। ट्रांसपेरेंसी करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है, सेल्फ क्रिटिकल। जो भी रिसर्चर है वो खुद को क्रिटिसाइज करके देखता है कि वो जो रिसर्च कर रहा है उसमें किसी तरह का एजेंडा, बाइसनेस, पक्षपात कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्चर के लिए। जो रिसर्च कर रहा है अगर वो सेल्फ क्रिटिकल है तो वो ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, नॉन पार्टीजन भी रहेगा, है ना। तो एक चीज से वो सारी चीजें आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, उसका होना रिफ्लेक्सिविटी, सेल्फ क्रिटिकल, अपनी चीजों को लेकर अवेयर है कि वो क्या रिसर्च कर रहा है, चीजें सही से कर रहा है कि नहीं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो सारे हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल है, हमने आपको ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कल ही बताया है कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन है इसमें से। बहुत इजी क्वेश्चन है। सोनम बताओ, कल तुमने क्लास अटेंड किया था टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पर, परिकल्पना के प्रकार हमने आपको बताए थे।
फोर्थ। ओके, देखो हमने बताया था आपको नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, है ना। जिसमें से क्या दिख रहा है, नल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे रिसर्च इज बेस्ड ऑन, जो सर्वे करते हो आप, जो अपने रिसर्चर को आप सर्वे करते हो क्वेश्चन आयर्स के माध्यम से, अलग अलग टूल्स डेवलप करके आप सर्वे करते हो, तो किस पर आधारित है सर्वेक्षण अनुसंधान? कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, आप रचना कर रहे हो, इंटरप्रेटिज्म, आप व्याख्या कर रहे हो, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, या फिर हर्मेनेटिक्स, ये भी व्याख्यात्मक है। पॉजिटिविज्म, दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिविज्म और एक है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एसोसिएटेड है किससे? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक रिसर्च से। और पोस्ट पॉजिटिविज्म किससे रिलेटेड है? गुणात्मक रिसर्च से, क्वालिटेटिव। सर्वे में क्या करते हो, अभी सर्वे होता है, अब डेटा कलेक्ट करते हो बड़े स्केल पे, तो वो किस में आएगा? क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव किससे एसोसिएटेड है? पॉजिटिविज्म से। ये हर्मेनेटिक्स, इंटरप्रेटिविज्म, व्याख्यावाद, रचनावाद, ये सारे के सारे किस में आ जा रहे हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उदाहरण है गुणात्मक अनुसंधान का? प्रायोगिक अनुसंधान, पूर्व पोस्ट फैक्टो, वर्णनात्मक सर्वेक्षण, ग्राउंडेड थ्योरी। सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। क्वालिटेटिव, देखो सर्वे रिसर्च अभी पीछे बता दिया, ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव में आ जाता है। फोर्थ, सेकेंड है इसका करेक्ट आंसर, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? जो घटना ऑलरेडी हो चुकी है, अब घटना जो हो गई, आप उसके पीछे जाके फैक्ट्स ढूंढते हो, रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या मेथड से इसको जानना बहुत जरूरी है। एक तो है कि आप डेटा कलेक्ट करोगे, है ना। जो भी डेटा इधर उधर से आपने कलेक्ट कर लिया, कैसे कैसे कर सकते हो आप डेटा कलेक्ट? इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं पर बैठ के, आपने वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया, क्वेश्चनायर्स लेके चले गए, लोगों से फिल करवा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? हो तो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है गुलाम मुस्तफा। आपके डिवाइस के एंड में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सेटिंग का इश्यू है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तो देखो मेथड जो है ग्राउंडेड थ्योरी में, सबसे पहले आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस डेटा का कोडिंग करोगे। मतलब जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसको तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसका टुकड़ा बनाओगे बहुत सारा, उस टुकड़ों पे आप लेबल डालोगे, ये इस चीज के अंदर आता है, ये मान लो, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर कोई पेशेंट का आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि वो हॉस्पिटल जब जाता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप बहुत सारे डेटा कलेक्ट करोगे। अब आप उस डेटा को तोड़ोगे किसमें? वेटिंग टाइम में,
भाषा, एम्पैथी, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीजों में। तो अलग अलग आपने क्या करी, डेटा को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के आपने उस पर लेबल लगाना शुरू कर दिया, पट्टी लगाना शुरू कर दिया कि ये इस कैटेगरी में फिट होगा, ये डाटा ये इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। उसके बाद आप करते हो एक्सेल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में क्या होता है, ये भी ओपन कोडिंग ही है, लेकिन इसमें आप एक रिलेशन ढूंढने लगते हो, जो भी आपने कोड्स पहले बनाए थे, टुकड़े किए थे, वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, उनके आपस में संबंध किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो हमने अलग अलग टुकड़ा बना दिया था ओपन कोडिंग में, कम्युनिकेशन, सेटिस्फैक्शन, वेटिंग टाइम। अब आप इनके बीच में आपस में क्या करोगे, रिलेशन ढूंढना शुरू करोगे, एक्सेल कोडिंग। उसके बाद होता है सिलेक्टिव, कि आप विशेष रूप से चुन रहे हो किसी चीज को। तो सिलेक्टिव कोडिंग में क्या करते हो कि जो आपके अलग अलग पट्टी बनाए थे, आपने टुकड़े किए थे, उस टुकड़े में पूरे के पूरे रिसर्च का मेन थीम क्या है, आप उस सेंट्रल कॉन्सेप्ट या उस मेन थीम को आप ढूंढोगे, और उसी चीज से आप अपनी थ्योरी को डेवलप करोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड रिसर्च के स्टेप्स क्या है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज में। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के स्टेप्स याद रखने हैं, इसके फायदे क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगी, ग्राउंडेड थ्योरी का नाम इस तरीके का क्यों पड़ता है। सिलेक्टिव कोडिंग कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, टुकड़ा बनाया, पट्टी बनाया, उसको इंटरलिंक करने की कोशिश करके आप एक सेंट्रल थीम खड़ा करने की कोशिश किया। अब उस सेंट्रल थीम को आप जोड़ना की कोशिश करोगे कि जो भी थ्योरीज आ चुकी हैं, उस थ्योरी से वो कैसे रिलेट कर रहा है। जो आपका डेटा है, आप उस डेटा को, अपने कलेक्टेड डेटा को उस थ्योरीज में फिट करना शुरू करोगे कि जो भी डेवलपिंग थ्योरीज है उस चीज पर, उसमें वो कहाँ पर फिट हो रहा है। तो जो भी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है उसमें आप उसको डालने की कोशिश करोगे। फिर इसके बाद आता है सिक्स्थ स्टेप, मेमो राइटिंग। मेमो राइटिंग में क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, तो मेमो जो होता है वो रिसर्चर का नोट होता है, वो क्या नोट डाउन कर रहा है, जब वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, जो रिसर्च के सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन है, वो कैसे कनेक्शंस ढूंढ रहा है डेटा एनालिसिस में, ये सब चीजें, तो इसको बोलते हैं मेमो राइटिंग। वो कैसे थ्योरी को डेवलप कर रहा है, फिर उसके आइडियाज कैसे क्लियर हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स है, वो है मेमो राइटिंग। और आखिरी में क्या होगा, थ्योरी का डेवलपमेंट। क्या आपने जितने भी कोर्स बनाए, कैटेगरीज बनाए, रिलेशनशिप बनाए, उन सबको आप इकट्ठा करके एक थ्योरी डेवलप करोगे। क्लियर है ये चीज। जी मैम। हाँ, तो इसको ना आपको रट लेना है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी के स्टेप्स क्या क्या है। मैम इसका हिंदी मिलेगा? हिंदी मिल जाएगा, देखो अभी सर्च कर लेते हैं। आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मैम अगर आपके पास हो तो सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो हाँ, फिर भेज वेट देते हैं। करेंगे। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करके कर सकते हैं आप, गूगल ट्रांसलेट में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हिंदी इंग्लिश तो होते रहेगा। तो देखो, ग्राउंडेड थ्योरी स्टार्ट होता है किससे, डेटा कलेक्शन से। फिर उसके बाद प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, और आखिरी में आप क्या करते हो, थ्योरी को डेवलप करते हो। तो जो जिसके फीचर्स क्या है, खास बात क्या है, थ्योरी जनरेशन, कि आप थ्योरी को डेवलप करते हो। इसमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती, कोई भी हाइपोथेसिस, आप सीधा सीधा थ्योरी को, सिद्धांत को डेवलप करते हैं। इसमें और क्या है, कांस्टेंट कंपैरिजन, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप उसको लगातार कंपेयर करते हो, उसका लगातार तुलना करते करते आप एक जो बेस्ट थीम डेवलप हो रहा है आप उसको पकड़ लेते हो। इसमें एक टर्म है आइटरेटिव प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीवाईक्यू में मुझे याद है पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो आइटरेटिव प्रोसेस क्या होता है
फिर डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। मान लो आज आप पहला दिन गए, आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया, आप घर आए वापस, आपने सब कोडिंग करना शुरू कर दिया, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, मतलब उसको पट्टी लगाना शुरू कर दिया टुकड़ों में। फिर आप 2 दिन के बाद फिर गए डेटा कलेक्ट करने, फिर आप घर आए वापस, आप उसका पट्टी बनाओगे और एनालिसिस करोगे। तो जब ये 3 चीजें आप एक साथ कर रहे हो ना, डेटा कलेक्ट करे, घर आके कोडिंग किया, बैठ के फिर एनालिसिस कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। इसको याद रखना है आपको, ग्राउंडेड थ्योरी का एक फीचर है आइटरेटिव प्रोसेस। इसका फोर्थ फीचर क्या है? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। तो जो भी आपका सैम्पलिंग डिसीजन बन रहा है वो किस पर बन रहा है? इमर्जिंग पैटर्न, जो इमर्जिंग थ्योरी है, जो नया, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एआई पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे थ्योरीज कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो जो इमर्जिंग पैटर्न है, आप उसी को अपने जो इमर्जिंग पैटर्न आपके डेटा में, आप उसको लेते हो, और जो इमर्जिंग थ्योरी आप उसके साथ उसको इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, तो ये है ग्राउंडेड थ्योरी के फीचर्स, कि इम्पोर्टेंट क्यों है इनको पढ़ना। अब इसके फायदे क्या है? एक तो फ्लेक्सिबल है, रिसर्चर अपने हिसाब से थीम बनाएगा, अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेगा, कोडिंग करेगा, तो उसके पास फुल ऑटोनॉमी, फुल फ्रीडम है। ये डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है मतलब रियल डेटा से रिलेटेड है। तो इससे ज्यादा क्या होता है, रिलेवेंस है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो रिलेवेंट है, अभी मौजूदा हाल में क्या चल रहा है आप उसको ले रहे हो, और इससे इससे आप थेरीज बना सकते हो। अब इसकी कमियां क्या क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगेगा, है ना, धीरे धीरे आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसका कोडिंग करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, तो लंबा समय लगेगा। फिर जो रिसर्चर है उसके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए कि वो इंटरप्रेट कर सके सही ढंग से, वरना पूरा का पूरा चीज बर्बाद हो जाएगा अगर वो ठीक से नहीं कोडिंग कर पाएगा, ठीक से थ्योरी डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें तीसरा प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्टिविटी। देखो, मैं रिसर्चर हूँ, आप भी रिसर्चर हो, आप अपने हिसाब से उसी डेटा को एनालाइज करोगे, मैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन है वो चैलेंज हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? सब्जेक्टिव, कि रिसर्चर अपने हिसाब से चीजों को पेश कर रहा है, चीजों को एनालाइज कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? ये एक लिमिटेशन में काउंट हो जाता है। क्यों? अगर सब्जेक्टिविटी है तो आप इसका सरलीकरण नहीं कर पाओगे बड़े स्तर पर, है ना, ये प्रॉब्लम है। क्लियर है ये चीज? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्राउंडेड थ्योरी में आप इसको ऐसे याद रखो, डेटा कलेक्शन, डी, ओपन कोडिंग, ओ, फिर ओपन कोडिंग के बाद एक्सीएल कोडिंग, फिर है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव के बाद क्या था? और डेटा कलेक्शन, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, सिलेक्टिव, टीएमटी। ओके, टीएमटी, ये तो है थ्योरी डेवलपमेंट, ये हो गया मेमो, मेमोइंग जिसको कह रहे हैं। और ये कौन सा टी था? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कोडिंग, हाँ। इससे आप पैटर्न ढूंढते हो, जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स है उसके। इसको आप ऐसे याद रख लो, डू ए एस टी एम टी, कोई भी कोडिंग करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या था? आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस में क्या था? कोडिंग, सॉरी, कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन, कोडिंग और एनालिसिस आप एक साथ जब करते हो तो इसको बोलते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में आता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको आपको मैच करना है। ये ए है, बी है, सी डी। चल, रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन बहुत इजी ये क्वेश्चन है। रिसर्च के स्टेप्स है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, डेटा एनालिसिस। क्या क्या लक्षण है? समस्या को परिभाषित करना, अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण करना, अनुसंधान का डिजाइन और डेटा विश्लेषण। तकनीकों की उपयुक्तता और उनका अनुप्रयोग, एक वैचारिक ढांचे का विकास जो अनुसंधान की परिकल्पना के अनुरूप है, स्पष्ट शब्दों में संबंधित होने वाले चरों को परिभाषित करना, शोध प्रश्न के शैक्षणिक और सामाजिक मूल्यों को तौला जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर आप लोग। फर्स्ट, एक थर्ड कह रहे हो आप? Research problem definition, defining the variables to be okay, fine. Development of conceptual framework, okay. C का सेकेंड होना चाहिए। C का सेकेंड, या C का सेकेंड होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज टू। देखो, जो डिजाइन ऑफ रिसर्च है उसमें हमने क्या बोला था कि आप फ्रेमवर्क तैयार करते हो। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था जो रिसर्च डिजाइन होता है वो फ्रेमवर्क देता है कि आपका रिसर्च किस तरीके से होगा, उसमें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो जैसे ही सी का सेकंड होगा, ए का फोर्थ। रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? जो रिसर्च क्वेश्चन आप जो करना चाहते हो। डी का फर्स्ट, जो आप डेटा एनालिसिस करोगे किसी न किसी टेक्निक से इस्तेमाल करोगे, टूल्स का इस्तेमाल करोगे। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, डी का वन, सी का टू। हाँ, हो गया। अब जो रिसर्च हाइपोथेसिस होगी उसमें आप क्या करते हो? जो वेरिएबल्स है, मैं आपको बता रही थी ना, जो परिकल्पना करते हैं वेरिएबल्स के बीच में हम संबंध ढूंढते हैं। कल के क्लास में सारा एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर कि हाइपोथेसिस क्या है, उसके क्या क्या अलग अलग प्रकार है। हम्म। सो अगला सवाल है, ये लास्ट करते हैं फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चन इस पे। Scientific research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions. जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो काल्पनिक प्रस्तावों की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन और महत्वपूर्ण जांच है। दूसरा कथन, पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च नीड नॉट बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। देखो, जो पॉपुलेशन होता है हम उसी से सैंपल ड्रॉ करते हैं ना, सैंपल। तो हमने आपको सैम्पलिंग वाले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप बताओ इसमें से दोनों कथन में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन नहीं है? आंसर इट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। थर्ड, ओके। तानिया ने थर्ड का है। सोनम बताओ। करेक्ट है ना? आपको पॉपुलेशन डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो खासकर, तभी आप सैंपल ड्रॉ करोगे ना। पता नहीं है कहाँ पर रिसर्च करना है, पॉपुलेशन डिफाइन नहीं करोगे तो आप रिसर्च कैसे करोगे? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कल फिर कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन से। स्लाइड नंबर 41 से कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ डाउट है?